सबको स्क्रीन शो हो रही है? या मैम। पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी, ठीक है, और उसके बाद आप जब नोट से पढ़ोगे ना, आपको इसको करने के बाद आपको पढ़ने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, ठीक है, अगर आप यहीं से इस चीज को समझ लोगे तो। अब इसको जब मैं लिख दूंगी पूरा इसके ऊपर, वैसे आपके नोट्स में एक एक चीज लिखी हुई है, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो, मतलब समझ में आ जाएगा वहां से भी, जब यहाँ से ही समझ लोगे तो। लेकिन अगर शॉर्ट में भी करना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, वैसे भी ये रिकॉर्ड ही हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्रम, ठीक है, और किस चीज की टेक्सोनॉमी है ये भी आपसे पूछा जा चुका है, तो ये आपने याद रखना है किस चीज की है, हमारे उद्देश्यों की है, ठीक है, कौन से उद्देश्य जिनसे हम दिशा प्रोवाइड करते हैं, जिनसे हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, ठीक है, उनके उद्देश्यों की, ठीक है। अब यहाँ पे ये दी किसने है, टेक्सोनॉमी समझ में आ गया, एक सीक्वेंस, जैसे हम छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ एक क्रम दिया है, किसने दिया है ये क्रम दिया है बेंजामिन ब्लूम्स ने, ठीक है, और ये दिया मैम है किसी की माइक ऑन है। 1956 में। अच्छा, म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है, ठीक है, बेंजामिन ब्लूम्स ने दिया है। साउंड लेवल में कम आ रहा है। साउंड कम आ रहा है? सबको कम आ रहा है क्या? नो मैम। वो तो ठीक है मैम, फुल साउंड की आवाज से साउंड कम आ रहा है। किसको कम आ रहा है? शशि को? मैम शशि अपनी डिवाइस चेक करो, बाकियों को फुल साउंड आ रहा है। हाँ, अपना चेक करो, या फिर दोबारा आप एडमिट कर लो, एक बारी में लीव करके दोबारा आ जाना, ठीक है। हाँ, तो ये बेंजामिन ब्लूम्स ने दिया है, ठीक है, जितनी चीजें मैं बता रही हूँ, मतलब ऐसे तो आप ऐसे की तरह इसको पढ़ लोगे, ठीक है, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितनी चीजें मैं बता रही हूँ वो स्पेसिफिक हैं, जो आपको जानना ही जानना है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में। ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की टेक्सोनॉमी है, कहने का मतलब है ये एक क्रम है जिसमें मैं किस तरह से क्लास में पढ़ाती हूँ, जैसे ये थोड़ा थोड़ा लेवल्स के साथ मैच करेगा, हमने स्तर किए थे ना मेमोरी वगैरह, उनके साथ थोड़ा थोड़ा मैच करेगा कि कैसे मैं कंटेंट जो है वो बच्चों तक कैसे पहुंचाती हूँ, ठीक है, जो मेरे उद्देश्य है वो कैसे उसकी पूर्ति करती हूँ मैं कक्षा के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से ये टेक्सोनॉमी बनाई गई है, बनाई किसने है, बेंजामिन ब्लूम्स ने, 1956 ईयर हालांकि पूछा नहीं गया, बट एक रीजन है हम क्यों ईयर कर रहे हैं वो आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। तो 1956 में दिया था। अब इन्होंने जो टेक्सोनॉमी हमें दी है, इन्होंने जो क्रम हमें दिया है वो क्या है, मैं नीचे से ऊपर की तरफ लिखूंगी तो समझ जाना कि सबसे पहला, वैसे मैं नंबर 1 डाल देती हूँ। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के स्टेप से लेके हाईएस्ट स्टेप तक लिख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला आता है नॉलेज, नॉलेज यानी ज्ञान, ठीक है। दूसरा आता है कॉम्प्रीहेंशन यानी बोध, एप्लीकेशन विच मीन्स क्या बोलते हैं इसको, प्रयोग या उपयोग भी बोल देते हैं। फिर आपका आता है एनालिसिस, विश्लेषण, ठीक है, हाँ, फिफ्थ सिंथेसिस, ठीक है, संश्लेषण, जो भी स्पेलिंग है देख लेना, ठीक है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, फिर आता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, ठीक है। अब एक तो इसको रट लेना है, बिना कुछ सोचे समझे इसे रट लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कहां से आते हैं, इसके सीक्वेंस में से, क्योंकि ये है ही टेक्सोनॉमी, ये टॉपिक ही किस चीज का है, एक क्रम का है, तो क्रम से तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है ना। वो आपसे पूछेगा कि भाई सबसे निम्न स्तर का
कौन सा टेक्सोनॉमी है। जब निम्न बोलेगा, लोएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पूछेगा तो कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है। जैसे मैंने कहा, मैं नीचे से ऊपर की तरफ, लोएस्ट क्यों लिखा है मैंने, जान के उल्टा लिखा है ताकि आपके दिमाग में ये फिट रहे कि हम लोएस्ट से कहाँ जा रहे हैं, हाईएस्ट की तरफ। ये तो क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि कौन सा सबसे उच्च स्तर होता है। ठीक है, ब्लूम्स के अनुसार मानसिक क्षमता का सबसे उच्च स्तर कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, विच इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, यानी कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है बच्चे की, उसका सबसे उच्च लेवल, हाईएस्ट लेवल कौन सा है, इवैल्यूएशन है। अब इनका मीनिंग मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा फिर कैसे उच्च है और कैसे निम्न है। ठीक है, और सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है, नॉलेज, यानी केवल ज्ञान देना। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कुछ समझने की बात नहीं है वैसे इसमें, मतलब इतना क्लियर हुआ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मैम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या करना है कक्षा में, केवल ज्ञान देना है। जैसे मैंने अभी सिर्फ, मान लीजिए मैं अभी सिर्फ इस टॉपिक के नाम लिख देती, नाम लिख देती, कुछ ना बताती अभी आपको। ठीक है, मैंने लिखा भी अभी नाम ही है, 6 नाम लिखे मैंने आपके आगे, है ना। सिर्फ ये बताया है कि भैया ये एक क्रम है, सिर्फ इतनी बात बोली मैंने, दैट इज नॉलेज लेवल। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, सेकंड स्टेप क्या कर रही हूँ, अब मैं इसे आपको समझा रही हूँ। कॉम्प्रिहेंशन मतलब बोध स्तर। बोध का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समझना, कॉम्प्रिहेंड करना हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, उसका प्रयोग, हम इसका प्रयोग भी सीखेंगे। हम कहाँ इसका एज टीचर्स, आपको पता है सारे स्कूल्स के टीचर्स जब पेपर बनाने बैठते हैं वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग भी आप सीखते हैं उस टॉपिक का, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं बच्चे को, ये बताते हैं कि उसके क्या यूसेजेस हैं। ठीक है, फिर आप उसे एक एक करके डीप में पढ़ाते हैं। ठीक है, डीप में जैसे मैंने कल बताया था, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना, मतलब किसी चीज को भागों में विभाजित करके, टुकड़ों में विभाजित करके, यानी डिवाइड करके उसको पढ़ना। ठीक है, ताकि मैं उसकी और डिटेल को समझ सकूं। फिर क्या, अभी इस टाइम जैसे हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, तो एक एक करके पढ़ रहे हैं मतलब हम उसकी और डिटेल जान रहे हैं। फिर आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी संश्लेषण, जब सारी इंफॉर्मेशन बच्चे के साथ, बच्चे के दिमाग में इकट्ठी हो जाती है, यानी कलेक्ट कर लेते हैं हम सारी इंफॉर्मेशन, अलग अलग डिटेल पढ़ ली हमने, सारा डिटेल में जान लिया, फिर हमारे पास क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, उसी को हम संश्लेषण कहते हैं। एंड में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करने योग्य हो जाते हैं। यानी जो बच्चा है, अब जब उसने सारी इंफॉर्मेशन ले ली, उसने ज्ञान भी ले लिया, उसने बोध भी कर लिया, उसने प्रयोग भी करना सीख लिया उस चीज का, उसने एनालिसिस भी सीख लिया, विश्लेषण, है ना, उसने सिंथेसिस भी कर लिया, मतलब सारी नॉलेज उसके पास इकट्ठी होगी। मान लो एक टॉपिक है, वो है सोलर सिस्टम, उसने उसके नाम भी जान लिए, उसको समझ भी लिया कि कैसे वो एक दूसरे के, मतलब क्या हो रहा है, ग्रह सारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं सूर्य के, और ये सब चीजें, उसका प्रयोग भी समझ लिया, है ना, वहां से हमें क्या आ रहा है, ऊर्जा आ रही है सूर्य, या क्या हो रहा है जब ये घूम रहे हैं। हाँ, और तीसरा उसने विश्लेषण भी कर लिया, यानी एक एक ग्रह को उसने अलग अलग पढ़ भी लिया। ठीक है, फिर उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है अबाउट सोलर सिस्टम, वो उसके माइंड में सेट हो गई, उसको आ गई। अब इवैल्यूएशन का क्या मतलब है कि जब मैं उससे कोई प्रश्न पूछूंगी, वो उसका उत्तर देने लायक हो जाएगा। किसके बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, जो उसने पढ़ लिया, है ना, डिटेल कर लिया। तो इस तरीके से ये जो क्रम है, ये काम करता है, हर क्लास में काम करता है, हर टॉपिक में जब आप पढ़ाते हो, तो हम ज्ञान से लेके मूल्यांकन तक का सफर, मतलब इस तरह से ये कवर करते हैं हम सारी चीजें। समझ में आई मेरी बात? हेलो मैम। मैम बहुत। जी, जी मैम। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे मैम हो? फिर से रिवाइज कर दीजिए। अच्छा, फिर से बता देती हूँ। पूनम, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मैम, ये बोल रही थी, समझ में आया, मतलब लो पे देखेंगे तो उससे वो नॉलेज होगा मैम, बिल्कुल। हाईएस्ट होगा एवेल्युएशन अपना। हम्म। ठीक है, हमें तो ये पेपर 2 में भी है ना, डिटेल्ड है। टीचर एजुकेशन के पार्ट में हमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आती है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार और बता दीजिए। बोध, बस बोध का मतलब समझना। जैसे आप किसी भी चीज को समझते हैं, पहले आप सिर्फ नाम पढ़ते हैं,
कोई भी चीज है, अब मैंने कोई भी नई चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, मान लीजिए कोई भी नई चीज आपके सामने, ये नई है आपके लिए, हाँ, तो अगर मैंने लिख दी तो केवल उसका नाम जानना, केवल उसके बारे में जानना, वो क्या है, जानकारी प्राप्त करना, केवल क्या है, ज्ञान है। ठीक है, जब आप उससे आगे बढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज बोध स्तर। बोध स्तर यानी कि समझना उसी टॉपिक को, उसी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, या मैम। ठीक है, फिर उसका प्रयोग सीखना, फिर उसको डिटेल में पढ़ना, विश्लेषण करना, फिर उसकी नॉलेज सारी इकट्ठी कर लेना, और उसके बाद बच्चा को क्या हो जाता है, मूल्यांकन करने योग्य हो जाता है। इतना समझ में आया? एनीवन हैव एनी यस डाउट? मैम। है कोई डाउट यहाँ तक के? नो मैम। ठीक है, देखो उसके बाद हमें एंडरसन ने इसे रिवाइज किया, इसमें मतलब इसमें उसने क्या किया, संशोधन किया, इसमें उसने बदलाव किया। ठीक है, रिवाइज किया, किसने रिवाइज किया, ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है। एंडरसन ने किया। ठीक है, अब मैं ईयर क्यों लिखवा रही थी, क्योंकि इसने 2001 में हमें रिवाइज करके इसको दिया, यानी कि इसमें संशोधन किया, थोड़ा चेंजेस किए। अब वो चेंजेस भी हमें सीखने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से चेंजेस किए, तो यहाँ जो मैं लिखने वाली हूँ वो एंडरसन के अनुसार है इसके नीचे, और ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे ब्लूम्स के, बेंजामिन ब्लूम्स के अनुसार है। कहते हैं हम इसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ही है, लेकिन जो 2001 में एंडरसन ने दी थी उसको भी वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ही कहता है, लेकिन उसमें रिवाइज्ड लिखा होता है, रिवाइज्ड बाय एंडरसन। ठीक है, अब रिवाइज करते हुए इसने एक चीज तो क्या कर दी, इसने जो 6 लेवल्स दिए, ठीक है, इसने भी वही सेम 6 लेवल्स ही दिए, ये यही वाले, और नीचे से लेके ऊपर तक के, यानी लोएस्ट टू हाईएस्ट। इसने क्या किया, इसे क्रिया के फॉर्म में कर दिया। यहाँ पे ये कौन से है, नाउन है, संज्ञा के आधार पर है। यहाँ पे आप देखना इसमें आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि नोइंग का इसने कर दिया रिमेम्बरिंग, ओ सॉरी, नोइंग का नहीं, नॉलेज का। रिमेम्बरिंग, रिमेम्बर का मतलब भी याद करना ही होता है, सेम वही ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना। अब इसका करना लग जाएगा इसके पीछे। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, फिर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, समझना। ठीक है, फिर हमारा अप्लाइंग, प्रयोग करना। एक तो इस तरीके से इसने नाम बदल दिए। चौथा हो जाएगा एनालाइजिंग। ठीक है, विश्लेषण करना। ठीक है, यहां तक के इसने सेम रखा, यहां तक के इसने सेम रखा। उसके बाद इसने जो चेंज किया वो एक मेजर चेंज है। अब वो चेंज क्या है, इसने बोला कि देखो, जब बच्चा, मतलब जब बच्चे ने एनालाइज ही कर लिया, जब उसने डिटेल कर लिया, सारी चीज को उसने पढ़ लिया, तब वो क्या करने योग्य हो गया। उसके बाद इसने इवैल्यूएटिंग को एक लेवल नीचे उतार दिया। इवैल्यूएटिंग, मूल्यांकन करना। ठीक है, फिर इसने क्या किया, फिर इसने क्या किया, नेक्स्ट कहता है जो सबसे उच्च स्तर है ना, इसने इवैल्यूएशन से भी ऊपर का एक स्तर निकाल दिया। कहता है इवैल्यूएशन तो बच्चा 5वें स्तर पे ही कर लेता है, इसने सिंथ जब सारी नॉलेज इकट्ठी हो गई तो वो क्या करने योग्य हो जाता है, क्रिएटिंग, कुछ नया बनाने योग्य हो जाता है, यानी हम उस नॉलेज से कुछ नया भी बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग का मतलब सृजन करना। समझ में आया? हाँ जी, मूल्यांकन के बाद मूल्यांकन के बाद सृजन करना, सृजन करना यानी कुछ क्रिएट करना, कुछ नया बनाना। तो अगर वो पेपर में पूछते हैं कि एंडरसन के अनुसार सबसे उच्च स्तर जो है वो कौन सा है, तो वो क्या होगा, सबसे उच्च एंडरसन के अनुसार कौन सा है? सृजन करना। हाँ जी,
क्रिएटिंग, ठीक है। जैसे अभी तक के आपसे ये पूछा है कि भाई इसका उच्च स्तर पूछा है, अगली बार एंडरसन के अनुसार भी पूछ सकता है। ये भी लिख सकता है कि 2001 में जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई थी उसके अनुसार कौन सा उच्च स्तर है या निम्न स्तर है। तब आपको नाम क्या ये वाले लिखने पड़ेंगे, लिखने नहीं मतलब टिक करने पड़ेंगे। वहां देना, ध्यान रखना वहां पे कि इवैल्यूएशन पे टिक कर रहे हो या इवैल्यूएटिंग पे टिक कर रहे हो, दोनों ही मिलेंगे आपको, दोनों मिलेंगे ऑप्शंस में, ठीक है। मैम क्वेश्चन ऐसा भी है बट उच्च आवाज बहुत कट स्तर रही है विभा, सृजन ही मुझे करना कुछ नहीं होगा सुन ना रहा। क्या बोल रहे हो? मैम? मैम क्वेश्चन तो ऐसा भी आए पर उच्च स्तर तो सृजन करना ही होगा ना। नहीं, क्यों होगा? ये देखो एंडरसन के अनुसार, मैंने क्या बोला, ये दो अलग अलग हैं, अलग अलग लोग हैं। अब देखो एक चीज तो मैं दे रही हूँ, एक चीज आप दे रहे हो। तो अगर मान लीजिए कि मैंने जो उच्च स्तर दिया था, मैंने जो उच्च स्तर दिया था वो क्या था, इवैल्यूएशन था, ठीक है। लेकिन जब आपने दिया तो आपने उसको क्रिएटिंग कर दिया, तो वो तो पेपर पे डिपेंड करता है वो कौन सा क्या पूछेंगे। लेकिन अगर वो जनरल एक क्वेश्चन दे रहा है, मतलब उसने संशोधन की बात नहीं की, उसने सामान्य तौर पर आपसे इससे सिर्फ ये पूछा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार सबसे उच्च स्तर कौन सा है, तो आंसर इवैल्यूएशन ही होगा। मैम समझे? यस मैम जैसे मतलब ब्लूम्स वाला भी दे दिया गया है सार ऑप्शन इसमें से, और इस वाले भी एंडरसन मामले में से इसमें इसको हमने मतलब 2-3 इसमें से और 2 इसमें से हो तो वो करना पड़ेगा ना कि ये ब्लूम्स वाले हैं। हाँ, आपको ऐसे देखना ही पड़ेगा, कुछ होता है। ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है और आपने टिक किस पे करना है। आईएनजी वाले तो सारे ही जी एंडरसन मैम। के हैं। अगर आप आईएनजी वाले पे टिक कर रहे हो, है ना, सबके पीछे आईएनजी लगा है, ये क्रिया की फॉर्म में है, वर्ब की फॉर्म में है, ठीक है। ये नाउन की फॉर्म में, इनके पीछे आईएनजी नहीं है, और प्लस आपको नाम भी याद करने हैं इनके, इनको तो रट लो। नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। इसे तो रट लो पूरी तरह से। दूसरी साइड आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 स्विच हुए हैं, ये दोनों, ठीक है। इसकी जगह नया लग गया और इवैल्यूएटिंग नीचे आ गया, बस। बाकी सारे तो आईएनजी लगाना है आपने, और नॉलेज को नोइंग नहीं टिक करना है। नॉलेज को, मैं भी ऐसी गलती पहले करती थी क्लास में, नोइंग लिख देती थी ब्लैक बोर्ड पे। नॉलेज को रिमेम्बरिंग है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का अंडरस्टैंडिंग है, बात सेम है, समझना, दोनों का अर्थ मतलब सेम ही है। इतना समझे? मैम जैसे कि हम्म। जैसे ब्लूम्स और एंडरसन दोनों का दे दिया है है दोनों ऑप्शन, का, हाँ 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 तो हाँ हाँ, हमें बोलो। अगर ब्लूम्स का उच्च स्तर पूछता है तो हम मूल्यांकन ही बोलेंगे, हाँ बिल्कुल, और एंडरसन का बोलता है सृजन ही बोलेंगे। जी बिल्कुल। निम्न स्तर ज्ञान ब्लूम का। हम्म, यस मैम। ठीक है। तो आपने, अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी आता है इसमें से कि आपको मतलब इनमें से मान लो आपको दे दिया कि आंसर में आपको दे दिया, चार चार ऑप्शन दे दिए, जैसे सिंथेसिस दे दिया, एनालिसिस दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है, और उसके बाद इवैल्यूएशन दे दिया। अब वो बोलेगा कि भैया इसको क्रम में लगाइए, ठीक है। आपके पास ऐसे होगा 1 2 4 3 3 2 4 1 ऐसे करके ऑप्शन कुछ भी होगा, आपको इसे क्रम में लगाना हो सकता है। ज्यादातर क्वेश्चंस इसके सीक्वेंस पे ही आएंगे। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि सीक्वेंस पे ही क्वेश्चन आता है। इससे अच्छा ये भी पूछ सकता है अभी एप्लीकेशन से पहले कौन सा आता है या एप्लीकेशन के बाद कौन सा आता है। अब ये क्वेश्चन भी सीक्वेंस में से ही है, क्योंकि ये एक टेक्सोनॉमी है, ये एक क्रम है। इसका जो क्वेश्चन होगा वो क्रम के अनुसार ही होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लर्न करके जाना। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो, ठीक है। आगे चलूं? ओके ओके। अब एक चीज और आपको जो समझनी है, अभी आपने क्या पढ़ा है अभी तक, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 3 अलग अलग डोमेन्स पे होती है, 3 अलग अलग ज्ञान क्षेत्रों यानी डोमेन्स पे होती है। अब वो ज्ञान क्षेत्र पहले तो आप जान लेंगे और आपको फिर पता चल जाएगा कि हमने अभी एक ही ज्ञान क्षेत्र की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी है, अभी 2 की और है ठीक है। तो आपको 2 ऐसे ऐसे क्रम
और याद करने पड़ेंगे। अब देखो, अब देखो 3 डोमेन्स होती हैं हमारी, आमतौर पे भी डोमेन्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आमतौर पे भी अगर वो पूछ ले तो 3 प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास, 3 प्रकार के ज्ञान क्षेत्र होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ डोमेन्स। ठीक है, डोमेन्स का ये मतलब है कि जब मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं 3 अलग अलग स्तरों पे चीजों को ले रही हूँ, मतलब अलग अलग स्तर नहीं कह सकते, अलग अलग जरिए से, ठीक है, ले रही हूं। अब कैसे कैसे जरिए हैं वो, नंबर 1 क्या है, कॉग्निटिव डोमेन। अब इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, ठीक है। दूसरा अफेक्टिव डोमेन यानी भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। तीसरा आपका रहता है साइकोमोटर डोमेन, गतित्वात्मक ज्ञान क्षेत्र, ये गति से संबंधित। तो साइकोमोटर का मतलब गतिविधियां, गतिविधियों से संबंधित होता है। अब देखो फर्स्ट से हम करते हैं, सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन को समझते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होती है। कॉग्निशन का मतलब ही क्या होता है, कॉग्निशन का मतलब होता है दिमाग, जितनी भी हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, क्या है, मेंटल एबिलिटीज, मानसिक क्षमताएं, जो जो आपका माइंड कर सकता है। आपका माइंड क्या कर सकता है, बताओ, क्या पावर्स होती है माइंड की। मैम सोच सकता है। वेरी गुड, और बस सोच सकते हैं, और आवाज नहीं आ रही पुनः। जैसे किसी चीज के बारे में सोच रहा है तो उस कार्य को भी तो कर सकता है, नहीं करवा सकता है। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही आपकी। मैम हाँ सोच तो सकता है, कोई चीज कर सकता है, सोच के कोई चीज याद कर सकता है। याद कर सकता है, हाँ। तो जैसे अभी मैंने आपको इतनी 6 चीजें करवाई, वो 6 चीजें कौन करता है, अच्छा ये बता दो, 6 चीजें कौन करता है। जैसे मैंने बोला कि ज्ञान लेना है ना, ज्ञान था, फिर बोध समझना उसको, फिर उसको एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना, अप्लाई करना, उसको इवेलुएट करना, ये सब कौन करता है, माइंड दिमाग, मैम। माइंड करता है। तो दैट मीन्स जो हमने अभी अभी जो हमने टेक्सोनॉमी पढ़ी, वो कौन से ज्ञान क्षेत्र की थी, वो हमारी कॉग्निटिव डोमेन की थी, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन यानी हमारे संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र की थी, जितनी भी हमारी मेंटल एबिलिटीज हैं, हमारी मानसिक क्षमताएं हैं। इसीलिए क्वेश्चन ये आता है ना कि उच्च मानसिक क्षमता कौन सी है। उच्च मानसिक क्षमता क्यों कहता है, क्योंकि वो सारे फंक्शंस, वो सारी क्रियाएं किसकी हैं, दिमाग की हैं। दिमाग कर सकता है, वो मेरे हाथ पैर नहीं करेंगे, वो दिमाग करेगा। फिर दूसरी जगह आ जाओ, दूसरा क्या है, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, ठीक है। भावनात्मक का क्या क्या मतलब है कि जिन भी चीजों में आपके इमोशंस यानी संवेग, ठीक है, आपके इमोशंस या आपके फीलिंग्स, भावनाएं जो हैं जुड़ी होती हैं जिन भी चीजों से संबंधित, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, अफेक्टिव डोमेन में, ठीक है। ये अभी इतना ही याद करो, इसकी अभी मैं करवाती हूँ आपको, नोट से ही करवाती हूँ इसको, ठीक है। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर क्या होता है, जितने भी हमारे, हम जितनी भी गतिविधियां करते, चाहे मैं हाथ हिला रही हूँ, पैर हिला रही हूँ, या कूद रही हूँ, उछल रही हूँ, या भाग रही हूँ, या दौड़ रही हूँ, या जो भी चीजें मैं गतिविधियां जितनी भी कर रही हूँ शारीरिक तौर पर, ठीक है, वो सारी की सारी कहाँ आती हैं, साइकोमोटर डोमेन के अंदर आती हैं, ठीक है। यानी कि अब इन दोनों के अंदर क्या मतलब सॉरी, इन दोनों के अंदर की जो टेक्सोनॉमी है दी गई जो है, वो अभी हमने पढ़नी है। अब हम वो पढ़ लेते हैं। ये तीनों समझ में आया। मैम भावनात्मक नहीं समझ में आया। भावनात्मक का मतलब है अगर अगर मैं विभा आपको ये कहूं कि अपने आप के ऊपर एक ऐसे लिखो या अपने आप के बारे में कुछ लिखो, तो क्या वो आपकी मतलब फीलिंग्स किसी या की इमोशन भावनाओं से, के ऊपर दर्शाना मैम।
हाँ, किसी की भावनाओं से कुछ चीज जुड़ी होनी, ठीक है, फीलिंग्स या इमोशन से, ठीक है। और साइकोमोटर तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, जैसे क्लास में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चे से, वो साइकोमोटर डोमेन में आती है, जितनी भी एक्टिविटीज यस करवाते मैम, जैसे हाथ हिलाना, मुस्कुराना, हैं। बिल्कुल, सर ये हिलाना सारी कुछ। चीजें, हाँ हाँ, यस ये सारी मैम। चीजें इसी के अंदर आती हैं। प्लस जैसे साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट है या स्पोर्ट्स की कोई बात है, तो वो सारी की सारी यहाँ पे क्या कहाँ पे आती है, साइकोमोटर डोमेन के अंदर, ठीक है। तो इस या तरीके मैम। से ये 3 हमारी डोमेन्स होती हैं, जिसमें से अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव, इनमें से कौन सी, ऐसा भी दे सकता है, अब इन तीनों के मान लो मिक्स ऑप्शन दे दिए, मान लीजिए उसने, है ना, इसके भी ऑप्शन दे दिए, इसके भी दे दिया और इसका भी दे दिया। फिर अगर उसने पूछा कि कॉग्निटिव इनमें से कौन सा है जो संज्ञानात्मक क्षेत्र की टेक्सोनॉमी में आता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से याद रखना है। अब हम इसका लेक्चर खोलते हैं। देखो, ये वो है जो हमने अभी भी पढ़ा। क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पे? थोड़ा छोटा मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 2 डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ते हैं। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, आप ये डॉक्यूमेंट अपने फोन में अपने से भी खोल सकते हो, ड्राइव से डाउनलोड तो कर लिया होगा आपने अभी तक के, तो वो खोल सकते हो। देखो, सबसे पहले ही चीज हमने यहाँ पे क्या दी है कि ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स की टैक्सोनॉमी है। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स यानी निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, किस प्रकार से हम निर्देश देते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने क्या दिया है कि कॉग्निटिव डोमेन के से रिलेटेड है, यानी कि संज्ञानात्मक जो ज्ञान क्षेत्र है उससे संबंधित है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ज्ञान, ये आपका नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, सेम वैसे ही आपको सारा कुछ दिया है। फिर उसके बाद एंडरसन की भी मैंने दे दिया है, एंडरसन का रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग, ठीक है। यहाँ तक को तो हमने कर लिया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपको आता है, अच्छा, लागू करना, मूल्यांकन करना। ये मैंने एक डायग्राम आपको डाल दिया है, ठीक है। इंग्लिश में नहीं डाला है ना, इंग्लिश में भी डाल दूंगी, चलो। इससे आपको जैसे मैंने लिखा था वैसा ही लिखा है ये भी, तो इससे आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हमारा रिवाइज्ड वर्जन जो है वो क्या है और हमारा वास्तविक जो है वो क्या है, यानी ब्लूम्स ने जो दिया था वो क्या है। अब अगला डोमेन देखो, अब अगले डोमेन पे आ जाओ, विच इज अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव, जैसे कि मैंने कहा कि अफेक्टिव किससे संबंधित है, हमारे इमोशंस या फीलिंग से, ठीक है। जैसे मैन इज अ रैशनल एनिमल बीइंग, जैसे हम क्या हैं, हम ऐसे ऐसे जानवरों में आते हैं, जो है, तो हम इंसान तो प्रजाति तो हमारी वही है ना, तो ऐसा प्रेम का भाव या दया का भाव या सहनशीलता या सहानुभूति, है ना, सहयोग, ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर होती हैं, ठीक है। लव, सिंपैथी, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, फेलो फीलिंग या सिमिलर थिंग्स। अब हम कोई भी काम करते हैं ना, उसके अंदर हमारी ये जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं या कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो वही चीज हमारी अफेक्टिव डोमेन कहलाती है। अब अफेक्टिव डोमेन के भी क्या होते हैं, अलग, एक
क्रम होता है इसका भी। अब इसका क्रम भी आपने इसी तरीके से याद करना है। देखो ये लोएस्ट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये लोएस्ट है, सबसे निम्न है, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ नहीं आएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे मैंने बोर्ड पे तो मैंने उल्टा लिख दिया था, बट डॉक्यूमेंट में तो ऐसे ही आता है ना। ठीक है, तो देखो लोएस्ट क्या है, रिसीविंग। सबसे पहले आप क्या करते हैं, केवल प्राप्त करते हैं, किसको, इंफॉर्मेशन को। यहाँ पे मतलब मान लीजिए कक्षा में या कहीं आप बैठे हैं, कोई आपको बता रहा है कुछ, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, रिसीव। रिसीव माने मैं सुनने की जब इच्छुक होती हूँ। अब मैं, अच्छा मैं क्लास में बैठी हूँ इस वक्त, जैसे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है हाफ ऑफ द लोग जो है वो अपना काम कर रहे हो, कोई और काम में बिजी हो, या मे बी कुछ भी कर रखे होते हैं, है ना। तो वो विलिंग टू लिसन ही नहीं है, तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे मुझसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर मेरी आधी बात भी सुनेंगे तो भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला आपको क्या करना पड़ता है, रिसीव होने के लिए रेडी होना पड़ता है। एक तरीके से सुनने की जो आपकी इच्छा है सबसे पहले वो होनी चाहिए। दूसरी चीज रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग मतलब अब जब मैं पूछ रही हूँ कि अच्छा आ गया या नहीं आया, अब देखो जिसको नहीं, जो तो इन्वॉल्व होगा क्लास में वो मुझसे पूछ लेगा मैम ये नहीं आया, या मैम छोटी सी भी चीज होगी वो क्लियर कर लेगा। जो नहीं पूछेगा उसका रह जाएगा, है ना। अब ये क्या है, प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्ड करना। चाहे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, चाहे मैं ये पूछूं कि आपको समझ में आया या नहीं, चाहे मैं इसके बारे में कुछ पूछूं, चाहे मैं रैंडमली कुछ पूछूं, है ना। तो वो क्या है, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। क्या आप क्लास के अंदर भागीदारी लेना चाहते हैं, भाग लेने की इच्छा। ठीक है। तीसरा आपका फिर क्या आता है, वैल्यूइंग, यानी कि मूल्य निर्धारण। ठीक है, यानी कि शामिल होने की इच्छा। अब फिर से आपको भी फिर से वही आ गया, फिर से वही नहीं आया। ये क्या है, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो काम इस वक्त, अगर मैं मान लीजिए, अगर मैं एक मतलब मान लो इस वक्त कोई अपने ऑफिस का काम भी कर रहा है साथ में, मान लीजिए, हो सकता है उसे शाम तक वो काम डिपॉजिट करवाना हो सकता है उसको कल तक वो काम देना हो, तो वो मुझे सुनते सुनते उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वैल्यू किस चीज की है इस टाइम पीरियड पे, उस चीज की ज्यादा वैल्यू है। वैल्यू मतलब उस चीज की ज्यादा प्रायोरिटी है। हो सकता है वो चीज जो है इस वक्त करनी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मेरे साथ इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है, हो सकता है ना। या हो सकता है मेरे को ज्यादा इस वक्त बहुत सारे बच्चे मुझे इस वक्त क्या दे सकते हैं, इंपॉर्टेंस वैल्यू दे सकते हैं। मतलब वो आपका निर्धारण होता है, आप खुद डिसाइड करते हो कि भाई मुझे इस चीज में इन्वॉल्व होना है या इस चीज में इन्वॉल्व होना है, क्या करना क्या है मुझे। ठीक है। फिर चौथी चीज क्या आती है, ऑर्गेनाइजिंग। अब यही जो आइडियाज हैं, जो जो भी मैं आप मुझसे ले रहे हैं, जो भी आप इधर उधर से भी ले रहे हैं, उनको आप क्या करते हैं, उनका एक तरीके से उनको उनका जो संगठन है वो तैयार करते हैं, आयोजन करते हैं उनका अपने दिमाग के अंदर, अपने इमोशंस के साथ। ठीक है, कनेक्ट करते हैं। एक विचार के वकील बनना वकील बनना मीन्स एक कोई भी एक आइडिया है उसको एडमिट करना। वकील हम उसी के बनते हैं जिसके फेवर में होते हैं हम। ठीक है, तो जैसे एक, अगर मैं एडवोकेट करने का मतलब ये होता है कि मैं अगर किसी चीज को फेवर करती हूँ कि हाँ हाँ ये बात सही है, सही कहा आप। अब मान लीजिए कोई डिस्कशन चल रहा है, कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं आपने सही कहा, आपने सही कहा, मैं आपके साथ। अब वो क्या है, क्योंकि आपके हिसाब से आपके हिसाब से वो चीज उस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए आपने उसको फेवर किया। मे भी हो सकता है, अब मान लीजिए फीलिंग्स है, फीलिंग्स जो है हो सकता है किसी के लिए सिंपैथी या एम्पैथी ज्यादा जरूरी हो, या हो सकता मतलब कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्यादा उस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जो ज्यादा सिर्फ अपने क्लोज वंस को दे रहा हो। ठीक है, या फिर मतलब अलग अलग तरीके से हम प्रेफर करते हैं अपने इमोशंस को। ऐसा नहीं है कि हर बंदे के लिए प्यार ही जरूरी होता है या हर बंदे के लिए सहानुभूति ही जरूरी होती है, ऐसा नहीं होता। किसी के लिए कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है हमारे माइंड में उस हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद कैरेक्टराइजेशन, आपका चरित्रण भी उसी तरीके से हो जाता है। कैरेक्टराइजेशन मींस आपकी जो विशेषताएं हैं, आपकी जो क्वालिटीज आ जाती हैं आपके व्यवहार में, बिहेवियर में, वो फिर वैसी ही बन जाती हैं। अगर मैं टाइम को इंपॉर्टेंस देती हूँ, इंसानों को नहीं देती हूँ, तो मेरे लिए कोई कुछ भी कर रहा हो, मुझे टाइम पे हर चीज चाहिए, मुझे टाइम पे हर चीज करनी है, क्योंकि मेरे माइंडसेट में मेरी जो फीलिंग्स है वो टाइम से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। और अगर मुझे टाइम की पड़ी नहीं है, मुझे ये चाहिए कि चलो कोई बात नहीं है ना, उस बंदे का काम हो जाए, मेरा तो कोई बात नहीं, मैं बाद में भी दे दूंगी, या समथिंग लाइक दैट। अगर आपका वो माइंडसेट है, या आपने उस तरीके से आइडियाज को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो आपका कैरेक्टराइजेशन फिर वैसा हो जाएगा।
जैसा हम शुरू से जिस चीज को इंपॉर्टेंस देके चलने लगते हैं, जैसे कुछ लोग अगर मान लीजिए काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो काम ही सब कुछ हो रखा है ना, फिर फैमिली को थोड़ा सा मतलब कम इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं, या इंपॉर्टेंस कह लीजिए या कह लीजिए वक्त कह लीजिए, है ना। या फिर अगर किसी के लिए फैमिली ही है तो वो अपने वर्क के ऊपर उतना फोकस नहीं कर पाएगा, और उसका उसका बिहेवियर फिर वैसा ही हो जाएगा। हर वक्त अगर एक फोन भी आ गया तो वो घर भागेगा अपना काम छोड़ के, तो वो उसका बिहेवियर में उतर जाएगा। कहने का मतलब है जैसा आप एक ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे फीलिंग्स की, इमोशंस की, फिर वैसा ही पूरे जो जीवन है आपका, जो कैरेक्टराइजेशन है, जो आपकी विशेषताएं हैं, वो वैसी ही आपके व्यवहार में आप ढल जाओगे उसी हिसाब से। ठीक है, तो विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, यानी आप उसका वे ऑफ लाइफ वैसे ही अडेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन समझ में आया? तो मैम फिर से एक बार रिवाज कर दीजिए। देखो अच्छा, अफेक्टिव डोमेन का जो क्रम है वो जरूर याद कर लेना, यानी पहले रिसीव करना, अग्रहण। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे प्लीज इंग्लिश में भी जरूर, अब देखो जैसे यहाँ पे इसने अलग दिए हैं, यहाँ पे अलग दिए हैं, हर तरीके की ट्रांसलेशन हो जाती है, बट क्या बोल रहे हो? ग्रहण करना। चलो हाँ, तो आग्रहण हो गया, ठीक है, अनुक्रिया, फिर अनुमूल्यन, फिर उसके बाद प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, फिर उसके बाद व्यवस्थापन, फिर उसके बाद चरित्र निर्माण। अब ये देखिए कि रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। हाँ जी, हाँ जी। मैम अग्रहण अग्रहण नहीं होता है, ग्रहण करना होता है। अग्रहण का मीनिंग अलग हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो ग्रहण ही नहीं करता है। अग्रहण का आग्रहण। ये जो लिखे हैं उसमें सिर्फ ये होगा कि ग्रहण करना, मतलब किसी चीज को ऑब्जर्व करना। वैसे तो हम जैसे एक्वायर करने को हम अधिग्रहण कहते हैं। हाँ हाँ, वो भी लेना ही होता है ना, रिसीव करना ही होता है। हाँ, हाँ जी जी। ठीक है, ठीक कह हाँ रहे हो आप। जी जी। बट ये मैंने वैसे फोटो लगाई थी तो फोटो में ऐसे ही आ रखा था। अच्छा, तो यही चीज मैं कह रही हूँ, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ही है, और इन्होंने अलग अलग वोकैब लिखी होती है कई जगह, बट इंग्लिश वाली चीजें सेम रहेंगी, तो एक बार देख के जरूर जाना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने पेपर हाँ में। हाँ रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, आप शुरू के शब्द भी याद कर सकते हो। ठीक है, REC लिख लो, फिर RES लिख लो, फिर VOC कर लो। ठीक है, फिर आपको याद रहेगा इसका क्रम क्या है। मैक्सिमम आपके क्वेश्चन सिर्फ सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन पे आते हैं, इन दोनों पे तो बहुत कम आता है, बहुत कम। ठीक है, तो लेकिन आ सकता है, तो आपको ये भी याद करके जाने हैं। तो इस तरीके से हमारी जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं वो हर चीज में कनेक्टेड होती हैं। फिर उसके बाद आता है साइकोमोटर डोमेन, जो हमारी किससे, जैसे इन्होंने लिखा कि कौशल, अभी आगे अधिग्रहण। हाँ, यह मुख्य रूप से तकनीकी, यानी कि जो भी टेक्निकल स्किल्स हो गई, या मेरे जो भी मतलब एक्टिविटीज, जैसे मैंने कहा था गतिविधियां, ठीक है, उन चीजों से रिलेटेड होती हैं। अब इसका क्या क्रम है, देखो ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है, फिर से वही है। ठीक है, लोएस्ट और हाईएस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को इमिटेट करेंगे, अनुकरण। किसी भी चीज को क्या करेंगे, इमिटेट। इमिटेट क्या होता है, नकल करना, कॉपी करना। अब जैसे अच्छा, जब हम छोटे होते हैं, जैसे मैं शुरू की बात करती हूँ, जब आप अपनी गतिविधियों को सीखते हैं एज अ चाइल्ड, जब आप शुरू में सीखते हैं, आप देखते हैं कि सब चल रहे हैं तो मैंने कैसे चलना है, या सारे सब लोग ये काम कर रहे हैं तो मैंने ये काम कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन चलाना ही है, या कोई हाथों की गतिविधि है, कोई भी ऐसी चीज है, तो आपने वो केवल देखी और आपने सेम उसको वैसे ही किया। ठीक है, उसको मतलब जो लर्नर है ट्राइज टू फॉलो द सेम, यानी कि उसी को ही आपने क्या किया, उसी का सेम करने का आपने ट्राई किया कि वैसे ही करना, मुझे कॉपी मतलब सिंपल कॉपी करना, इमिटेट कर लिया। फिर आपने जैसे मान लीजिए आपने चलना सीख लिया, अभी मतलब देख देख के आपने चलना सीख लिया कि ऐसे ऐसे अच्छा चलना है। ठीक है, चलना मतलब कि आपको पकड़ के चलाया गया, तो आपको बोला गया ऐसे रखो, पैर रखो, ऐसे करो, है ना, ऐसे ही सिखाते हैं, तो ऐसे सिखा दिया। अब आपने इमिटेट कर लिया। इमिटेट करने के बाद आप उसमें हल्का फुल्का, आपका हर बंदे की अपनी चाल होती है,
है ना, आपकी अपनी मैनिपुलेशन हो जाएगी उसमें, ठीक है। जब आपको चलना मतलब आपको पता चल गया कि चलते कैसे हैं, तो लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट वेरियस एस्पेक्ट्स। अब आप क्या कर, अब बच्चा क्या करता है उसमें, बच्चा कहीं बार लेट के, कहीं बार बैठ के, कहीं बार कुछ कर रहा है, कहीं बार तो अलग अलग तरीके से वो कई बार बेड पकड़ के चल रहा है, कई बार वैसे चल रहा है, कई बार कुछ और पकड़ के अजीब सी तरह चल रहा है। तो मैनिपुलेशंस जो है यानी बदलाव जो है वो होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब है एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स इंक्रीज्ड विद प्रैक्टिस। अब उसे धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, किसमें, चलने में, गिरेगा नहीं। जो मैनिपुलेशन है उसमें वो गिरेगा भी, क्योंकि अभी वो सीख रहा है, लेकिन प्रिसीजन तक आते आते, प्रिसीजन मतलब शुद्धता, शुद्धता तक आते आते वो एकदम सही हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप हैंड राइटिंग का कह सकते हो, राइटिंग जैसे हमें डॉट्स लगा के सिखाते थे, है ना, डॉट्स लगा देते थे हम, उसके ऊपर ऐसे बस ए लिख देते थे डॉट्स के ऊपर, छोटे 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 जब हम थे, तो वो क्या हो गया, इमिटेशन, ठीक है। इमिटेट किया आपने उसको, यानी नकल किया आपने, ऐसे लिखना है, ऊपर लिखा हुआ ए है, नीचे मैंने लिख दिया, ठीक है, देख देख के मैंने लिख दिया। पहले आपको देख देख के ही सिखाया जाता है, उसके बाद आप अच्छा अलग अलग तरीके के ए लिखते हो, कोई कैसे लिख रहा है ए, कोई कैसे लिख रहा है, कोई कैसे लिख रहा है, फिर धीरे धीरे लिखते लिखते आप एकदम सही लिखने लगते हो, है ना। प्रिसीजन मतलब एकदम आपके जो शब्द हैं वो सही हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं, कोई कुछ उसमें खराब भी नहीं होती है। फिर आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब अब अगर मैं हैंड राइटिंग को बड़ा ही सुंदर आर्ट बना के लिख रही हूँ, मान लीजिए मैंने कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखना सीख लिया, वो क्या हो गया, मेरी अभिव्यक्ति, ठीक है। यानी अभ्यास के माध्यम से दक्षता और प्रभावशीलता का वंचित स्तर प्राप्त करना, यानी कि एक ऐसा ऐसा लेवल पर पहुंच जाना जो मेरे पास पहले नहीं थी, उसको इतना इफेक्टिव बना देना जहां तक मैं पहुंचना चाहती थी। अगर मैं चाहती थी कि मेरी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर हो, तो मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करके परफेक्ट होके उसको अलग अलग तरीकों से लिखना भी सीख लिया, आर्ट सीख ली उसकी, ठीक है। फिर क्या हो गया, नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन मतलब अब प्राकृतिक तौर पर मेरी हैंडराइटिंग क्या हो जाएगी, वैसी ही हो जाएगी, उतनी ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वो चीज ढल जाऊंगी मैं उसमें, मेरे हाथ जो है वो अपने आप ही वैसे ही लिखने लगेंगे जैसे कि मेरी हैंडराइटिंग है। मेरी बात को समझे, साइकोमोटर डोमेन। यस मैम। मैम एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए। विभा क्या नहीं समझ में आया, बताओ मुझे। इमिटेशन क्या होता है, इमिटेशन मतलब नकल करना, नकल करना होता है। यस मैम। हाँ, तो अगर आप कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, सबसे पहले आप नकल करके ही उस गतिविधि को सीखते हैं, ठीक है। फिर उसमें हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करते हैं, ठीक है। फिर उसमें आप बिल्कुल लिखते लिखते या करते करते उस गतिविधि को आप क्या हो जाते हैं, एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे आप उसमें बदलाव अपने हिसाब से उसको और सुंदर बना लेते हैं, ठीक है। चौथे स्टेप में आप उसे अपने आप से ही जैसे आप चाहे सब्जी बनाना ले लो, एक मैं नॉर्मल एग्जांपल्स ले रही हूँ आपके लिए, कि एक सब्जी बनाना ही ले लो, पहले तो आप कॉपी करोगे उसको कि जैसे मम्मी बनाती है, क्या क्या डालती है, मैंने सेम डाल दिया, बन गई सब्जी, ठीक है। दूसरी बार फिर क्या करोगे, उसको हल्का फुल्का उसको, कभी नमक कम डल गया या कभी ज्यादा डल गया या कभी कुछ मिर्च से छूट गया, ऐसा हो जाएगा, है ना। मैनिपुलेशन में मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट अगर उसके साथ कर रही हूँ, फिर उसके बाद मतलब जरूरी नहीं है कि कमी ही निकलेगी, अच्छा भी बन सकता है। और प्रिसीजन में फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब वो सब्जी आप 5 बार बना लोगे, छठी बार तो आपसे मतलब बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाएगी, ठीक है। फिर आर्टिकुलेशन का मतलब अब जब मुझे परफेक्टली बनानी आ गई, तो मैं उसे किसी और ढंग से भी बना सकती हूँ, ठीक है। उसी सब्जी को किसी मैम और हेयर ढंग फेयर से भी बना मीन्स सकती हूँ। इम्प्रूव करना। मैम अ, हेयर फेयर किसका, करना मतलब इम्प्रूव करना। हाँ बिल्कुल, ट्राइंग टू इम्प्रूव, मतलब जैसे हम प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करते हैं ना किसी चीज को, उसके साथ हल्का फुल्का एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कैसे होगा ये, ठीक है, नकल करने के बाद, वो बिल्कुल वही है ये, ठीक है। फिर आर्टिकुलेशन में आप उसको और मतलब अलग अलग ढंगों से सीख लेते हो और अच्छे हो जाते हो, उसमें कला में निपुण हो जाते हो आप पूरी तरह से। आर्ट का मतलब क्या, आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है, उस कला में पूरी तरह से निपुण हो जाना, अच्छे हो जाना, ठीक है। फिर नेचुरलाइजेशन मतलब उसके बाद आपको कोई भी कहेगा कि ये सब्जी बना दो, वो बना दो, आप आराम से उठ के उसको चाहे 10 ढंगों से बना लो, मतलब जो भी आपको, जितने भी आपने सीख लिए हैं, जितने भी आपको आ गए हैं, क्योंकि अब आपको नेचुरली वो चीज आ गई है, तो आप बड़े आराम से उस चीज को कर सकते हैं। Got it or not? यस मैम। सबको, यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट?
टिल हियर? फिर से पूछ रही हूँ। नहीं? नो मैम। ओके अब कल आपका ये काम है, क्लास स्टार्ट होते ही, जब सब आ जाएंगे ऑब्वियसली, तो मैं आपसे पूछूंगी ये, ठीक है? इसका क्रम याद करके आना, तीनों के सीक्वेंस आपको रटे होने चाहिए, तीनों के सीक्वेंस। तीनों किसके? कॉग्निटिव डोमेन का, ठीक है, और आपका अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, तीनों, ठीक है? मैम मुझे एक डाउट था, जैसे आप बताती हैं वैसे तो याद हो जाता है, मैं पढ़ भी लेती हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना तो वो समझ नहीं आता मुझे, लाइक एमसीक्यू जब अपन सॉल्व करते मेरे हैं को तो व्हाट्सएप वो करो। हाँ, नो नो वरीज, ओके मेरे को ओके व्हाट्सएप करो, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड क्या आंसर है और क्यों है, ठीक है? जो अपने आप से सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ पढ़ते हैं, एनी टाइम यू कैन व्हाट्सएप मी। कोई भी किसी भी टॉपिक में कहीं भी आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं क्लियर हुआ, डाउट मत रखो। यहाँ डाउट रह जाएगा ना तो वहां साथ में जाएगा वो डाउट आपके, है ना? तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या चीज आंसर है। वैसे तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में से जितने क्वेश्चंस आए हैं सॉल्वेबल होते हैं, बट स्टिल अगर आप कहीं फंसते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भेज दो या क्वेश्चन का फोटो भेज दो। ओके मैम संडे के दिन किसी एक टाइम पे क्लास हो सकता है क्या डाउट का, कि पार्ट 1 ए हो जाएगा, पार्ट ए बी सी, तो पार्ट ए का जैसे कुछ डाउट होगा समथिंग तो उसको संडे के दिन 1 घंटा कुछ पूछ सकते हैं हम? वैसे तो संडे को क्लासेस नहीं होती, हाँ, बट जब आपका पेपर बहुत ही क्लोज आ जाएगा और जब आप रिवीजन से स्टार्ट कर दोगे, है ना, तो हम एक डाउट सेशन हाँ जरूर रख लेंगे, ठीक है? तब हम ले लिया ओके मैम। करेंगे, ठीक है? आई वोंट प्रॉमिस दैट, चाहे मैं वो 1 घंटा संडे को ना दूं, किसी और दिन दूं, ठीक है, लेकिन हाँ दे दूंगी, वो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि पेपर होता है तो हम डाउट क्लास वैसे भी देते हैं एक्स्ट्रा, ओके ठीक है? तो ऐसा कर लेंगे। फिलहाल तो आपको ये जरूरत है कि पहले आप एक बार गो थ्रू तो करो। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स तो मुझे ऐसा लगता है कि गो थ्रू भी नहीं करते हैं जाके कि आज क्या हमने किया है ना? वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, वो करो कि देखो आज क्या किया है, कितना किया है, क्या आ रहा है इसमें से, है ना? क्या मुझे नहीं आ रहा है, डाउट लेके आओ ना मेरे पास, ठीक है? यस मैम। हम्म। मैम इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दीजिए। रिकॉर्डिंग पे सब इतने डिपेंडेंट हो गए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है